हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा प्लैनेट में। तो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब पर 2 से 3 दिन से क्लास नहीं हो रही थी। अब आपकी क्लासेस रेगुलर रहने वाली हैं। देखिए, मैं आपको पता है आर्ट ऑफ स्टूडियो हूँ, अभी स्टूडियो पर नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं जो हमारा हेड स्टूडियो है वहाँ पर नहीं हूँ। जो हमारा टेम्परेरी या यानी कि आप कह सकते हैं जहाँ पर हम जा कर के कभी भी आपके लिए वीडियो बना सकते हैं, तो वहीं पर हूँ जो कि आपका बनारस में हूँ। तो यहाँ से मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ और आगे आपकी क्लासेस रेगुलर रहने वाली यूट्यूब पर आप क्लास लेंगे। तो जो हमारे प्यारे साथी न्यू जुड़े हैं, जिन्होंने अभी बैच को ज्वाइन किया है और जो हमारी पहले का जितने भी चैप्टर हो गए हैं, आप उनको कवर कर लीजिएगा और वहाँ से आपको नोट्स बना लेना है। तो आपके मैसेज आ रहे थे कि सर हमने अभी ज्वाइन किया है और हमारा 2 से 3 टॉपिक छूटा हुआ है, तो थोड़ा सा हमें उनको कवर करने दीजिएगा, उसके बाद आप आगे क्लास को कंटिन्यू करना। तो आपके लिए हमने 3 से 4 दिन का रेस्ट दे दिया है और ऑलरेडी आप उसको कवर कर लीजिएगा, नोट्स बना लेना। और मैं आपको बता दूं, जब मैं स्टूडियो पर पहुंचूंगा तो आपके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट लेकर के आने वाला हूं। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम आपको जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे हम आपको टेस्ट लगवाते जाएंगे। तो आपका एप्लीकेशन पर टेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएंगे 2 दिन बाद। तो सभी प्यारे साथी जो भी हमारे टॉपिक 1 से 2 या 3 हुए हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा और उनके टेस्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका रीज़न है, आप कॉल करके बोल रहे थे कि सर ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमसे गलत हुए हैं टीआरई 3 में, जो कि बच्चे भी उनको गलत नहीं करेंगे। तो इसका रीजन था आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने अच्छे से टेस्ट जो नहीं किए होंगे, टेस्ट नहीं लगाए होंगे, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हुई है। तो इस बार हमने आपके लिए क्या किया है, आपका जो हमारा बैच है उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट लेकर के आए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जिस टॉपिक से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उनसे भी आपको अवगत होते रहेंगे, आप उनसे आपको फेमिलियर हो जाएंगे। तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सभी प्यारे साथी जुड़े रहिएगा। आपको पता है आज हमारा ये पार्ट सेकंड रहने वाला है। DSSP का पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी पहले कवर कर लिया था, तो आज हम आपके पार्ट सेकंड को कवर करेंगे। सभी साथी अंत तक बने रहिएगा। देखिए, साथ ही साथ आप कमेंट करते चलना, जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है उसको आपको कमेंट करना है। लास्ट में ये भी बताना है आपका स्कोर कितना बन रहा है, क्योंकि मैं आपको PYQ सीरीज लेकर के चल रहा हूँ। जितनी भी हमारे पेपर हुए हैं, NBS, KBS, DSSP, EMRS प्लस आपका BPS TRA 3, इन सभी को हम और डिटेल में बेहतर तरीके से करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगे और बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी प्यारे साथी एंड तक बने रहिएगा। और चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। सारंगदेव के अनुसार इन चारों में से कौन सा है जिसमें किसी राग को श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे जो सारंगदेव जी थे उन्होंने आपको पता है 10 विध राग वर्गीकरण दिया था। ठीक है, जो 10 विधि राग वर्गीकरण था उसमें उन्होंने 264 रागों का जिक्र किया था। उन 264 रागों को 10 भागों में विभाजित किया गया था। तो यही आपसे पूछा गया है कि उन 10 भागों में से इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, ग्राम राग आपका है, उसके बाद राग था, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, ये 10 विध राग वर्गीकरण था। इसमें से आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है, कृपांग। तो जो कृपांग राग है यह सारंगदेव जी के 10 विध राग वर्गीकरण में नहीं था। ये आपका यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृपांग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अमीर खुसरो डैश के काल में थे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आपका बनता है, एक क्वेश्चन अवश्य बनता है अमीर खुसरो को लेके। तो देखिए, मुगल काल से हैं, खिलजी काल से हैं, अकबर काल से हैं, मौर्य काल से हैं। तो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका यहीं से निकल के आता है। जो अमीर खुसरो जी थे हमारे, यह खिलजी काल के थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय के थे। एक वृतांत आपने सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी और साउथ के एक रामपुर था, सॉरी देवगिरी था, उनके राजा से इनका युद्ध हुआ था। उस समय अमीर खुसरो ने के साथ में थे और देवगिरी का राजा था उनके शासनकाल में, यानी कि उनके समय पर वहां पर एक बहुत बड़े संगीतकार थे गोपाल नायक। तो गोपाल नायक की और अमीर खुसरो की प्रतियोगिता हुई थी। इसके बारे में मैंने आपको कई एक बार बताया है। वहां पर अमीर खुसरो ने छल कपट से आपका गोपाल नायक को हरा दिया था। तो ये आपके लिए रहने वाला है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। सभी प्यारे साथी बताना। ठीक है, आपको पता है 1253 में, 1253 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, तो एटा जिला यूपी में। ठीक है, अब इनकी मृत्यु कब होती है, क्वेश्चन आपका बनेगा 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके पिताजी कौन थे, पिताजी से क्वेश्चन बन सकता है और आपका गुरु से क्वेश्चन बनेगा।
तो अमीर खुसरो के पिताजी कौन थे? मोहम्मद सैफुद्दीन थे, आपको पता ही होगा। ठीक है, मोहम्मद सैफुद्दीन। और इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। ये इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। सभी प्यारे साथी साथ ही साथ कमेंट करते चलिएगा। डेट प्लस वीक हम पूरा का पूरा पेपर को अपन सोल्व करेंगे और जितनी भी क्वेश्चन आपके डिटेल में हम चीजों को लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। गोधूली और प्रातःकाल गाए जाने वाले राग कहलाते हैं। देखिए, गोधूली और प्रातःकाल आपके जो राग गाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? परमेल प्रवेशक राग, प्रातःकालीन राग, संधि प्रकाश राग, यमन राग। तो देखिए, आप यहाँ पर चीजों को देखिएगा। जो आपके प्रातःकाल या गोधूली के समय पर जो राग गाए जाते हैं उनको संधि प्रकाश राग बोला जाता है। अब देखिए, जो संधि प्रकाश राग है इनका टाइमिंग रहता है आपका 4 से 7 बजे का। ये आपका दिन में भी रहते हैं और आपका रात में भी रहते हैं। यानी कि आपका प्रातःकाल रहता है, ठीक है, और आपका सायंकालीन। अब प्रातःकाल और सायंकालीन संधि प्रकाश राग रहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जहां पर आपको शुद्ध मध्यम का यूज मिलेगा प्रातःकालीन मिलेंगे, और तीव्र मध्यम में आपका सायंकालीन संधि प्रकाश राग देखने के लिए मिलती हैं। जो आपके संधि प्रकाश राग होते हैं उनमें आपका ऋषभ और देवत कोमल यूज होता है। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पहचानने के लिए। जिन रागों में आपका ऋषभ कोमल और देवत कोमल यूज होगा वो आपके संधि प्रकाश राग कहलाएंगे। अब यहाँ से एक चीज आप देखिएगा, पर मिल प्रवेशक। पर मिल प्रवेशक का मतलब होता है, पर का मतलब होता है दूसरा, मिल का मतलब होता है ठाट। यानी कि दूसरे ठाट में प्रवेश कराने वाले रागों को पर मिल प्रवेशक राग कहते हैं। जैसे कि आपका जय जयवंती, ध्यान रखना आपका जय जयवंती। तो जय जयवंती आपका राग है, ये आपका काफी ताट का है, या काफी ताट से आपका सॉरी आपका खमाज का है, खमाज से आपका काफी में प्रवेश कराता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका रहेगा राग तरंगिणी डैश की संगीत रचना है। तो जो आपका राग तरंगिणी है यह किसकी संगीत रचना है? तो कवि लोचन जी की। कवि लोचन जी ने आपका राग तरंगिणी ग्रंथ को लिखा था। यह आपका कब लिखा गया था? तो 14वीं शताब्दी में। क्लियर है? यह आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में बनता है। चतुर्थ दंडी प्रकाश का डैश की संगीत रचना है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका ग्रंथ है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको पता ही है वेंकट मुखी के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? सभी प्यारे साथ कमेंट कीजिएगा। तो आपका 1635 में, आपको पता ही है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है आपका अध्यायों को लेके। तो चतुर्दंडी प्रकाश का में 10 अध्याय थे। इसमें आपका 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वरों का जिक्र हुआ है। ठीक है, आपको पता है 72 थाटों का गणती आधार पर, इसमें गणती आधार पर आपकी 72 थाट मिलती हैं। इनमें से आपका 19 थाटों को कर्नाटक संगीत में प्रचलन में लाया जाता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ भातखंडी संगीत की तरफ से जो भातखंडी संगीत शास्त्र है और भातखंडी जी हैं उनकी तरफ से आपका 10 थाटों का जिक्र मिलता है। सेम उसी प्रकार से आपका कर्नाटक संगीत में 19 थाटों का जिक्र यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट करते चलना। साथ ही साथ आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं लेके चल रहा हूँ। जितने भी आपके DT प्लस में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, ताल, चौताल और चार ताल में मात्राएं कितनी होती हैं, खंड कितने होते हैं, और इसमें खाली किस किस मात्रा पर रहती है? कमेंट करके बताइएगा। देखिए, चार ताल आपको जो मात्रा है, जो ताल है आपका, देखिए चार ताल में अपन देखा जाए तो इसमें जो मात्राओं की संख्या होती है 12 मात्रा रहती है। अगर विभाग की बात करते हैं तो आपकी 6 विभाग रहती हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे 12 मात्राएं, 6 विभाग हैं, तो प्रत्येक विभाग में आपका मात्राओं की संख्या समान रहेगी। यानी कि प्रत्येक विभाग में आपका 2-2 मात्रा रहता है। तो ये आपका संपदी ताल निकल के आता है। जिस ताल के विभागों की मात्रा समान होती है उसे आपका संपदी ताल बोला जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनेगा, चार ताल आपका किस प्रकार की ताल है? तो आपका संपदी ताल है। क्लियर है? क्लियर, चलेगा। अब देखिए आपका 6 विभाग हैं। अब इसमें आपका खाली कितनी मात्रा पर रहेगा? 2 मात्रा पर खाली है। अगर ताली की बात करते हैं तो 4 मात्रा पर आपका ताली है। 3 और 7 मात्रा पर खाली देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाई देगा, 12 मात्रा, 6 विभाग, 3 और 7वीं मात्रा पर खाली। क्लियर है? अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, तो जो कि आपको पता होना चाहिए, इसके बोल क्या होते हैं? यानी कि 6 विभाग होते हैं और बोलों की संख्या क्या रहती है? तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, धा धा धिनता, टिट धा धिनता,
टिट कत गद्य गण, टिट कत गद्य गण, ये आपके बोल रहती हैं, क्या रहते हैं आपकी, तो ये आपके 12 बोल रहती हैं। सभी प्यारे साथी इनको याद कर लेना। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो 4 ताल है आपकी, यह ध्रुपद की ताल है, ठीक है। ध्रुपद में सबसे ज्यादा यूज होता है और आपका पखावज पर इसको बजाया जाता है, ठीक है। आजकल आपका तबले पर भी बजाई जाती है, लेकिन पखावज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 3 ताल के चौगुन में मात्राओं की कुल संख्या क्या होती है? 16, 32, 64, 128। तो आपका जो 3 ताल है, 3 ताल में मात्रा कितनी होती है? 16। अब 16 मात्रा होती है, विभाग आपका 4 रहता है, 4 विभाग है, प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्रा रहती है, यानी कि आपके विभागों में मात्राओं की संख्या समान है। तो ये भी आपका संपत्ति ताल निकल के आता है, ठीक है। संपत्ति ताल है, तबले की सबसे महत्वपूर्ण तालों में से एक है आपका 3 ताल। इसको आपका मध्य लय, विलंबित लय, द्रुत लय, तीनों लयों में बजाया जा सकता है, इसलिए आपकी और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। ख्याल के लिए सबसे महत्वपूर्ण ताल है। अब देखिए यहाँ से आपका 16 मात्रा की ताल है, अगर इसका चौगुन अपन करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर यह निकल के आता है 64, यानी कि 3 ताल को चौगुन करने पर आपकी यह 64 तालों का जो आपका 64 बोल इसमें निकल के आते हैं, ठीक है। तो मात्रा कितनी रहेंगी? 64। क्लियर है, ध्यान रखना। अब 3 ताल में बोलों की बात करें, धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा तिन तिनता, धा दिन धिंदा, ये आपकी बोल रहती हैं। और खाली यहाँ से महत्वपूर्ण है, 9वीं मात्रा पर आपको खाली रहता है। क्लियर है, चलिए साथ साथ कमेंट करते चलना, और आपको एंड में ये भी बताना है आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो आपकी यूट्यूब पर हम आप 1 से 2 दिन आपकी क्लास इस प्रकार से रहने वाली है, देन हम स्टूडियो पर जा करके प्रॉपर आपका लाइव क्लास रखने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, ताल दादरा की लयकारी को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? क्योंकि दादरा ताल है आपको, इसमें इसको किस लयकारी में लिखा गया है सभी बताना। सबसे महत्वपूर्ण आपका दादरा ताल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दादरा ताल आपकी छोटी ताल है लेकिन महत्वपूर्ण ताल है, 6 मात्रा रहती है, विभाग आपका 2 रहता है, प्रत्येक विभाग में आपका 3-3 मात्रा रहती है। अगर इसमें बोलो आपके देखे जाए, धाधीना धातुना, ठीक है, धातुना ये आपकी बोल रहती है, 2 विभाग रहती हैं, और पहली मात्रा पर आपका शम, चौथी मात्रा पर आपका खाली रहता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो आड़ है, आड़ को अपन 1/2 कहते हैं, यानी कि 1.5 गुण बोला जाता है। प्याड़ को आपका 1/4 यानी कि 1.25 गुण बोला जाता है। कुआड़ को आपका पौन गुण बोला जाता है, 1/3/4। तो यहाँ से आप देखेंगे आड़ आपका 3/2 निकल के आता है। तो जो आपकी दादरा की ताल है, आड़ की लयकारी में 100 को लिखा जाता है, लिखा गया है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट, एक ताल में खाली को पलुस्कर चिन्हांकन प्रणाली में डैश चिन्ह से दर्शाते हैं। अब देखिए भातखंडे पलुस्कर पद्धति आपको पता होना चाहिए, भातखंडे की और पलुस्कर की पद्धति के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका भातखंडे में खाली को किस प्रकार से लिखते हैं, सभी प्यार साथी बताना, कमेंट करना सभी। देखिए खाली को आपका भातखंडे में 0 से दर्शाते हैं और पलुस्कर में आपका प्लस से दर्शाते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया भी था कि पलुस्कर जी जब खाली बैठे रहते थे तो आपका कहाँ पर जाते थे? डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में। तो प्लस चिन्ह आपका डॉक्टर हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी प्रकार से आप याद रखें। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट, पलुस्कर चिन्हांकन प्रणाली में मंद सप्तक धा के रूप में दर्शाया जाता है। अब देखिए आपका सप्तक 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना, तार सप्तक, मध्य सप्तक और आपका मंद। अब तार सप्तक को पलुस्कर जी किस प्रकार से लिखते थे ये आपको बताना है, और भातखंडी जी के बारे में तो आपको पता ही है। तो पहले हम देखेंगे भातखंडी जी। तो भातखंडी तार सप्तक के लिए ऊपर बिंदी लगाते थे, मध्य सप्तक के लिए आपका कोई चिन्ह नहीं रहता था, मंद सप्तक के लिए नीचे बिंदु लगाते थे। क्लियर है, अब पलुस्कर जी इसका सेम अपोजिट करते थे, यानी कि तो तार सप्तक लिखने के लिए वह आपका ऊपर खड़ी पाई लगाते थे, मध्य सप्तक के लिए वो भी कोई चिन्ह नहीं यूज करते थे, और मंद सप्तक के लिए आपका नीचे बिंदी लगाते थे भातखंडे जी, और पलुस्कर जी आपका ऊपर बिंदी लगाते थे। इससे आपको पता लगता है पलुस्कर चिन्हांकन प्रणाली में मंद सप्तक के लिए आपका ऊपर बिंदु लगाया जाता है। क्लियर है, ध्यान रखना चीजों को। चलिए नेक्स्ट, रागों के मूल रूप से हटकर के एक समीप राग यानी कि सम प्राकृत राग की झलकारियां दिखाना क्या कहलाता है? अब देखिए यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा, सम प्राकृत राग की झलकारियां दिखाना और उससे लौट करके वापस मूल राग में आना, ये आपका क्या कहलाता है? देखिए आविर्भाव, तिरोभाव, मीण और गमक,
अब यहाँ से पहले आप देखिएगा तिरोभाव क्या होता है और आपका आविर्भाव, ये दो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए तिरोभाव का मतलब होता है जो राग है वह राग आपका अपने मूल स्वरूप को छिपा करके संप्रकृत राग की झलकार के अंदर उसमें दिखाई देने लगती है, उसे आपका तिरोभाव कहती है। यानी कि मूल राग को छिपाकर, मूल राग को छिपाकर संप्राकृत राग की झलकारियां दिखाना, संप्राकृत संप्राकृत राग का स्वरूप देखना आपका तिरोभाव कहलाता है। आविर्भाव का मतलब क्या होता है, जब आपका मूल राग संप्रकृत राग जैसा दिखने लगता है तो वह उससे लौट करके वापस अपने मूल राग में आता है, यानी कि मूल स्वरूप में आता है, तो उसको आपका आविर्भाव कहते हैं। यानी कि मूल स्वरूप में वापस आना, मूल स्वरूप में वापस आना। अब इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो आविर्भाव है, आ मतलब आ से स्टार्ट हो रहा है तो आ का मतलब होता है आना, तो मूल राग में वापस आना आपका आविर्भाव कहलाएगा। तिरोभाव का मतलब होता है जाना, यानी कि आपका संप्रकृत राग की झलकारियां दिखाना, यानी कि मूल रूप को छोड़ करके अपना जो आपका संप्रकृत राग है, मिलता जुलता राग है, उसका उसमें प्रवेश करना आपका तिरोभाव कहलाता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर भी, तिरोभाव। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट। साथ ही साथ कमेंट करते चलिएगा सभी, ठीक है। और लास्ट में आप अपना स्कोर बताना, आपका क्या स्कोर बना है और कितना क्वेश्चन आपका यहाँ से सही बना है, क्योंकि ये DSSB का सेम वही पेपर है आपका जो कि 2019 में पूछा गया था, और इस बार भी आपका DSSB का एग्जाम डेट जल्द आने वाला है, तो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन इस बार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चारों मतों में से कौन सा रागनी वर्गीकरण का मत नहीं है, तो आपका जो राग रागनी वर्गीकरण है आपको पता है इसमें 4 आपके महत्वपूर्ण मत थे। इसमें अगर देखा जाए तो 21 मतों का जिक्र मिलता है। कितने मत मिलते हैं आपके? 21 मत, लेकिन उनके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है। जो प्रचलन में आपके 4 मत थे और वो आपके फेमस थे, वो कौन कौन से थे तो मैं आपको बता दूं, शिव मत, कृष्ण मत, भरत मत और आपका हनुमान मत। ठीक है, ये आपके 4 मत थे महत्व। इनके अलावा आपके 21 मत और हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है, इसलिए हम आपका इन्हीं चारों को पढ़ते हैं और आपके मिलते हैं। देखिए इनमें से आपसे पूछा गया कौन सा मत नहीं मिलता है, तो विष्णु मत नहीं मिलता है। बाकी आपका ब्रह्म मत भी देखने को मिलता है और ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, हालांकि पर इसका जिक्र कहीं कहीं मिलता है। तो आपका शिव मत, ब्रह्म मत और हनुमान मत तीनों का जिक्र मिलता है। विष्णु मत आपका इसका राइट आंसर यहाँ से निकल गया है। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट। स्वरों से बनी रचना परंतु किसी ताल विशेष में न बंधी हो क्या कहलाती है? अब देखिए स्वरों से बनी रचना ताल में नहीं बंधी हो तो ये आपका 2 प्रकार से रहता है, निबद्ध गान और आपका अनिबद्ध गान। ये दोनों आपके रहते हैं। निबद्ध का क्या मतलब होता है? निबद्ध का मतलब होता है ताल में बंधी रचना, ताल में बंधी रचना, ध्यान रखना। ताल में बंधी रचना निबद्ध रचना कहलाती है। अनिबद्ध का मतलब क्या होता है? ताल रहित रचना, ताल रहित यानी कि ताल में ना बंधी हुई। इसका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है आलाप। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा आलाप किस प्रकार का गान है, तो आलाप आपका अनिबद्ध गान है। अब देखिए आलाप में भी आपकी जो कैटेगरी रहती है ना 4 प्रकार की, तो रागालाप, रूप का आलाप, ठीक है, आलाप्ति गान और स्वस्थानीय, ये चारों आपकी आलाप के ही प्रकार हैं। तो इनमें से आपको कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके अलावा आलाप के अलावा कुछ भी, कोई सी भी गायन शैली या कोई सी भी रचना आपसे पूछी जाए तो वो आपका निबद्ध गाने के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, तो आपका आलाप है यह ताल रहित होता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका देखिए ताल में ना बंधी हो अनिबद्ध गान कहलाए। क्लियर है, नेक्स्ट। कुछ भी समझ में ना आए तो आप पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका रिप्लाई दे दूंगा। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट। एक स्वर विशेष को गाते समय यदि हम एक स्वर ऊपर या नीचे जानबूझ करके छूते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता ही होगा, एक स्वर ऊपर का छूना, एक स्वर नीचे का छूना, उसको क्या कहा जाता है? तो आपको पता है कण, जो कण होता है ना कण, इसे आपका स्पर्श स्वर भी कहते हैं। क्या? स्पर्श स्वर, यानी कि ऊपर के या नीचे के स्वर को स्पर्श करना ही आपका कण स्वर कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे सा के बाद आपका गा गाना, यानी कि सा गाते समय हम गा को स्पर्श करते हैं, मात्र छूते हैं, तो इसको आपका कण स्वर बोला जाता है। कण आपका 2 प्रकार का होता है, अनुलगन कण और आपका पूर्व लगन कण, यानी कि आपका पहले का कण और आपका बाद वाला स्वर, ये 2 प्रकार से आपका कण लिया जाता है।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। दोपहर 12 बजे से अर्धरात्रि 12 बजे के बीच गाए जाने वाला राग क्या कहलाता है? तो आपका दो प्रकार से चलता है, देखिए सा रे ग म प ध और सा, ये आपका सप्तक है। सप्तक को हम आपका दो भागों में विभाजित कर देते हैं, सा से मातक और आपका पा से नीतक। ये आपका तार सप्तक का है। अब देखिए जो आपका आगे वाला दिखाई दे रहा है आपको सारेगमा, ये पूर्वांग है, और जो आपको पीछे वाला दिखाई दे रहा है ये आपका उत्तरांग। उत्तरांग ध्यान रखना, आसानी से समझेंगे अपन। देखिए दोपहर 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक, यानी कि आपका 12 बजे दिन से रात्रि 12 तक, रात्रि 12, ये आपको क्या कहलाता है? पूर्वांग। अब इसको किस प्रकार से निकालते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जिन रागों का बादी स्वर पूर्वांग से होता है उनको आपका पूर्वांग वादी राग कहते हैं। जिन रागों का बादी स्वर आपका उत्तरांग से होता है उसको उत्तरांग वादी स्वर कहते हैं। तो यहाँ से आपका इसका गायन समय निकल के आता है 12 बजे रात्रि से, ठीक है, 12 बजे रात्रि से दिन के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक। तो अब आपसे यहाँ पूछा गया है दोपहर 12 से रात्रि 12 तक, तो ये क्या कहलाएगा? आपका पूर्वांगवादी राग, ठीक है, पूर्वांगवादी कहलाएगा, ना कि पूर्व राग, ठीक है, पूर्वांगवादी राग आपका कहलाता है, ठीक है। आप पूर्वांग राग भी आपको कहीं कहीं मिले तो देख लेना, ठीक है, पूर्वांगवादी राग कहलाए। नेक्स्ट, राग तोड़ी के बादी स्वर और संवादी स्वर क्रमशः होते हैं। देखिए जो तोड़ी राग है आपका, इसका बादी और संवादी क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। देखिए तोड़ी सबसे पहले हम देखेंगे, तोड़ी आपका एक महत्वपूर्ण राग है, और इसमें देखा जाए तो तोड़ी थाट का है, आश्रय राग है आपका, इस प्रकार का राग है आपका, आश्रय राग है। तो आपके 10 थाट हैं, उन्हीं थाटों के नाम पर जो राग आपका निकल के आएगा वो आपका आश्रय राग रहता है। वादी संवादी की बात करते हैं, वादी और संवादी, तो धागा इसका वादी संवादी है। ऑप्शन नंबर आपका ए, धागा वादी संवादी है। यहाँ से आपसे पूछा जाता है जाति के बारे में, संपूर्ण संपूर्ण इसकी जाति निकल के आएगी। ध्यान रखना, समय आपका क्या रहेगा? दिन का दूसरा प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर इसका गायन समय है। समप्राकृत राग आपसे पूछा जाए, समप्राकृत, तो गुर्जरा तोड़ी, ठीक है, गुर्जरी तोड़ी, गुर्जरी तोड़ी इसका समप्राकृत राग है, महत्वपूर्ण राग है आपका। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से स्वर लगते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका रे ग ध, रे ग ध कोमल और आपका मत तीव्र, ठीक है, रे ग ध कोमल और आपका मत तीव्र स्वर इसमें आपके विकृत रहते हैं। नेक्स्ट, यह राग कहा जाता है कि गायन की ध्रुपद शैली 15वीं शताब्दी द्वारा खोजी गई थी। अब ये आपसे कहा जाता है कि गायन की जो ध्रुपद शैली है 15वीं शताब्दी में खोजी गई थी, किसके द्वारा? तानसेन, गुलाम नबी, शौरी मियाँ, राजा मानसिंह तोमर। तो ध्रुपदों को लेकर के आपका हर बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ध्रुपद गायन शैली आपका महत्वपूर्ण गायन शैली है, राजा मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह तोमर। तो राजा मानसिंह तोमर जी के द्वारा आपका ध्रुपद शैली का आविष्कार किया गया था 15वीं शताब्दी में। इसका जानकारी जो हमें मिलता है, इनका ग्रंथ था मान कुतवाल, ठीक है, मान कुतवाल। तो जो मान कुतवाल ग्रंथ था, जो कि आपका राजा मानसिंह तोमर का ग्रंथ था, उनके द्वारा लिखा गया था। उसी से हमें यह जानकारी मिलती है कि ध्रुपद का आविष्कार राजा मानसिंह तोमर ने किया था। अब देखिए जो मान कुतवाल है आपका, इसका फारसी अनुवाद यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, फारसी अनुवाद आपका फकीरुल्लाह ने, ठीक है, फकीरुल्लाह, फकीरुल्लाह ने किया था आपका राग दर्पण के नाम से। किस नाम से किया था? तो राग दर्पण के नाम से राजा मानसिंह तोमर का ग्रंथ था मान कुतवाल, उसका फारसी अनुवाद किया था फकीरुल्लाह जी ने। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए चीजों को आप लेके चलेंगे। ध्रुपद के लिए महत्वपूर्ण ताल 4 ताल, सूल ताल, ये आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर ध्रुपद के लिए वाद्य की बात करें तो फकावस, ध्रुपद गाने वाले को क्या कहा जाता है? कलावंत। ये क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहने वाला है प्राचीन काल में तराना को डैश कहते थे। तो प्राचीन काल में आपका जो तराना था उसको क्या बोला जाता था? तो इसको स्तोभ गान, स्तोभ गान बोलते थे। और तराने में जो शब्द प्रयोग होते थे प्राचीन काल में उनको स्तोभाक्षर बोला जाता था। और तराने का देखिए जिक्र आपका प्राचीन काल से हो रहा है, लेकिन इसका क्रेडिट जो दिया जाता है अमीर खुसरो को, यानी कि बोला जाता है अमीर खुसरो ने इसका आविष्कार किया था। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये आपका प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन ऐसा है, इन्होंने तराने को प्रचलित किया था, प्रचार प्रसार सर्वाधिक किया था
तो यहाँ पर बोल दिया जाता है कि अमीर खुसरो के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट करते चलना, जो भी आपको क्वेश्चन को लेकर के आपको डाउट लगे तो कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में उसका मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यदि एक तराने में मृदंग के बोल हैं तो उसे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से आपका कन्फ्यूजन बना रहता है और आप हर बार पूछते हैं कि सर तराने में मृदंग के बोल अगर यूज किए जाएंगे तो वह क्या कहलाएगा। तो तराने में अगर मृदंगम के बोल यूज करेंगे तो आपका त्रिवट कहलाएगा। त्रिवट का मतलब होता है 3 अंगों का होना। ठीक है, अब इसमें 3 अंग आपके कौन कौन से रहेंगे उस पर थोड़ा सा देखा जाए तो तबला और पखावज के बोल, यानी कि तबला हो या आपका पखावज हो, इसके बोल रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपका सरगम रहेगा प्लस आपका तराना रहेगा। ठीक है, तो आपका अगर हम तराने में मृदंग के बोलों को ऐड कर दिया जाएगा तो त्रिवट आपका निकल के आता है। तो आपका चतुरंग होता है, इसमें 4 अंगों का यूज होता है। जिस प्रकार से तराने में 3 रहती हैं, चतुरंग में 4 रहती है। चलिए नेक्स्ट, मियां मलार डैश रागों का संयोजन है। तो आपका जो मियां मलार है यह किन किन रागों का संयोजन है। बिहाग और मलार, कानड़ा और मलार, मेघ और मलार, काफी और मलार। तो सभी बताइएगा। देखिए पहले हम आपका थोड़ा सा बात करें मियां मलार के बारे में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता है मियां मलार राग आपका वर्षा ऋतु का महत्वपूर्ण राग है। तो इसको वर्षा ऋतु में आपका गाया जाता है, यानी कि मियां मल्हार का यह बेस्ट टाइम चल रहा है अभी का टाइम, वर्षा ऋतु वाला। इसका आविष्कार आपका तानसेन जी ने किया था। ठीक है, तानसेन ने आपका मियां मल्हार दरबारी कारणा इनका आविष्कार किया था। अब देखिए यहाँ से थाट की बात करें तो मियां मल्हार का थाट आपका काफी है। वादी समाधि आपका सापावादी समाधि है। कहीं कहीं आपको कुछ गुणीजन आपका शामा भी इसमें वादी समाधि मानते, तो आप देख लेना, कुछ आपका सामावादी समाधि मानते हैं। जाति की बात करते हैं, संपूर्ण साड़व इसकी जाति है। क्या है आपका संपूर्ण साड़व। साड़व में आपका यानी कि आपका जो साड़व है 6 स्वरों का प्रयोग होगा। तो अवरों में आपका दैवत वर्जित होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। मध्य रात्रि का राग है, मध्य रात्रि में इसको गाया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट राग है आपका शम प्राकृत। सभी साथी बताना शम प्राकृत राग क्या है इसका, तो बाहर। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कन्नड़ और मल्हार का आपका यह मिक्सचर है, यानी कि दोनों का मिश्रण इसमें देखने के लिए मिलता है मियां मल्हार में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। रिद्ध कोमल गमनी आरोहत रिद्धहीन समवादी सम्मादी ते हीन, यानी कि स सम्मादी और मवादी। मवादी आपको बताना है, मवादी असम्मादी, यानी कि मासावादी सम्मादी किस राग का है। तो देखिए मासावादी सम्मादी आपका बागेश्वरी में मिलता है और आपका भीमपलासी में मिलता है। लेकिन यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बना है ये आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर निकल के आएगा, ये आपका बागेश्वरी राग का है। ठीक है, नेक्स्ट। राग यमन का गायन समय बताइएगा। राग यमन का गायन समय क्या रहने वाला है। रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर, शाम का चतुर्थ प्रहर, उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, राग यमन आपका जो यमन है, यमनों को आपका कल्याण भी बोला जाता है। तो इसका थर्ड क्या निकल के आता है, राग यमन आपका कल्याण थाट का है। क्लियर है, देखिए कल्याण थाट का है तो किस प्रकार का है आपका आश्रय राग। अगर वादी सम्मादी की इसमें बात करें तो गनी आपका वादी सम्मादी है, इस प्रकार का राग है। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर पूर्वांग वादी राग है, क्योंकि इसका जो वादी स्वर है आपका पूर्वांग से है। पूर्वांग वादी राग है आपका। जाति संपूर्ण संपूर्ण है, यानी कि आपका आरोह अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। रात्रि का प्रथम प्रहर इसका गायन समय है। रात्रि का प्रथम प्रहर यानी कि आपका रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। जिन रागों में आपका मध्यम तीव्र लगता है उनका गायन समय रात्रि में रहता है। तो आपका जो यमन है कल्याण थाट से, तो उसमें आपका मध्यम तीव्र रहता है। तो ये आपका रात्रि का प्रथम प्रहर इसका गायन समय है। रात्रि का प्रथम प्रहर इसका गायन समय आपका रहने वाला है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संप्राकृत राग नहीं है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, निम्न में से कौन सा संप्राकृत राग नहीं है। शुद्ध कल्याण, श्याम कल्याण, तेज कल्याण, देश का। देखिए आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, देश का। ठीक है, नेक्स्ट। नाद के धीमे या तेज सुने जाने के लिए बदले जाने की संकल्पना क्या कहलाती है। तो देखिए ये आपका नाद का जो विशेषता है ना, नाद की विशेषता, तो नाद की 3 विशेषता है, तीव्रता,
तारता और आपका नाद का गुण या जाति। तो तीव्रता होता है, इसे आपका इंटेंसिटी बोला जाता है, जिसे आपका छोटा बड़ापन कहते हैं। जो तारता होता है इसको आपका पिच बोला जाता है, जिसे आपका ऊंचा नीचापन कहते हैं। अब देखिए यहाँ से आप चीजों को समझना, नाद का धीमे और तेज सुनना किस पर डिपेंड करता है, तो ये करता है आपका आंदोलन संख्या पर। ठीक है, जितना आपका आंदोलन संख्या ऊंचा होगा आपका नाद उतना ही ऊंचा रहेगा, यानी कि उसे उतनी ही तेज तरीके से उसका आवाज निकल के आएगा। तो यहाँ से आपका निर्भर करेगा पिच पर। पिच का मतलब होता है आपका तारता, जो तारता होता है आंदोलन संख्या पर या फिर आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है हर बार। नाद की जो 3 विशेषताएं, इनसे क्वेश्चन 100% आपका निकल के आता है। अब देखिए तीव्रता की अगर बात करें तो इसे इंटेंसिटी कहते हैं, और यह आपका आघात शक्ति पर निर्भर करता है। जितना जोर से आघात करती है उतना ही कंप विस्तार अधिक होता है और आवाज दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, तो नाद का गुण और जो विशेषता होती है, इसका मतलब होता है कि आपका सहायक नादों पर निर्भर करता है। सहायक नाद का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि आप अलग अलग वाद्यों की जो आवाज होती है, यानी कि एक तरफ सितार बज रहा हो, एक तरफ तानपुरा या तबला बज रहा हो, तो आप आंख बंद करके भी बिना देखे ये पता लगा सकते हैं कि आपका तबला और सितार किस साइड बज रहा है। ये आपका नाद के गुण, नाद की विशेषता पर ही निर्भर करता है, सहायक नादों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। प्राचीन लेखकों के अनुसार 22 श्रुतियों में से रे का स्थान क्या है? देखिए प्राचीन काल के अनुसार अपन बात करेंगे और मध्यकाल। प्राचीन काल और मध्यकाल दोनों ने एक तरीके से आपका बोला है, और आपका आधुनिक काल। यहाँ से 2 प्रकार से आपका श्रुति स्वर व्यवस्था निकल के आता है। देखिए प्राचीन काल और मध्यकाल के विद्वानों ने स्वर कोश की अंतिम श्रुति पर रखा है, ये चीज आप ध्यान रखना, अंतिम श्रुति पर रखा है किसने? प्राचीन काल और मध्यकाल। लेकिन आधुनिक काल के विद्वान यानी कि भातखंडे जी ने ये चीज क्लियर किया कि जो स्वर है उसकी पहली श्रुति पर रखा जाएगा। जैसे कि आपका सा है, अब सा की 4 श्रुति हैं, तो भातखंडे जी ने आपका सा को रखा था पहली श्रुति पर। लेकिन यहीं पर बात करेंगे भरत जी के अनुसार, तो भरत जी ने सा को रखा था उसकी 4थी श्रुति पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज स्पष्ट होना चाहिए। अब आपको यहाँ से क्या पूछा गया है? प्राचीन काल के अनुसार पूछा गया है ऋषभ किस श्रुति पर होगा। तो देखिए सा रे ग म प ध नि सा आपके 7 स्वर हैं, इनमें से आपका 4 7 9 13 इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो आपका ऋषभ है 7वीं श्रुति पर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ से रहने वाला है। जो कि आपका सरजग्राम में आपको जो श्रुतियांतर का सूत्र मिलता है 4 3 2 4 4 3 2, ये आपने देखा होगा और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी से आपका आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको कई एक बार इसके बारे में बता भी चुका हूँ कि किस प्रकार से आप प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में यहाँ से निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो DSSB का 2019 वाला पेपर था उसका आज पार्ट 2 हमने कवर कर लिया है। देन हम आपको कंटिन्यू इसी प्रकार से लेकर के चलेंगे, आगे बने रहिएगा। और जब मैं स्टूडियो पर पहुंचूंगा तो आपको लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी और आपको प्रॉपर हम चीज़ें लेकर के चलने वाले हैं। आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना रखता हूँ। आपको कमेंट करके बताना आपका स्कोर कितना बना, कितना आपका क्वेश्चन सही निकला है, और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो हमारे प्यारे साथी अभी भी जिन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया है, तो जो आपका पिछला वाला जितना भी टॉपिक है आप उनको कवर कर लीजिएगा, नोट्स बना लेना, क्योंकि जब मैं स्टूडियो पर पहुंचूंगा तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो, प्रैक्टिस आप अपना करते रहिएगा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।